कहानी जमींदार और उसकी शान। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक प्रतिष्ठित जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह का डंका बजता था। उनके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी विशाल हवेली के चारों ओर घने पेड़ पौधे और बाग बगीचे थे। गांव के लोग उन्हें राजा के समान सम्मान देते थे और वे भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते थे। रघुवीर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी ठाकुराइन राधा देवी और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा वीरेंद्र सिंह अपने पिता की तरह साहसी और बुद्धिमान था। छोटा बेटा राजेंद्र सिंह पढ़ाई में तेज और बहुत ही विनम्र स्वभाव का था। ठाकुराइन राधा देवी एक दयालु और समझदार महिला थी जो गांव की हर महिला की समस्याओं का समाधान खोजने में लगी रहती थीं। उनका घर सिर्फ एक महल नहीं था बल्कि भावनाओं का एक गहरा सागर था जहां हर सदस्य एक दूसरे से अटूट प्रेम करता था। ठाकुर रघुवीर सिंह के चेहरे पर हमेशा गर्व की झलक रहती थी जब वह अपने बेटों के साथ खेतों में काम करते थे। वे चाहते थे कि उनके बेटे भी उन्हीं की तरह मेहनती और जिम्मेदार बने। ठाकुराइन राधा देवी की आंखों में उस समय खुशी के आंसू आ जाते थे जब वह अपने परिवार को एक साथ देखती थीं। उन्हें इस बात का गर्व था कि उनका परिवार एकजुट है और वे सब एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। पहला मोड़ अकाल का संकट। लेकिन इस राजसी और शांतिपूर्ण जीवन में एक अनचाहा मोड़ तब आया जब गांव में अचानक से अकाल पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं और गांव के लोग भूखमरी का शिकार होने लगे। रघुवीर सिंह के दिल में गहरी चिंता बैठ गई। उनके मन में अपने गांव वालों की भूखमरी का डर था और रातों की नींद उड़ गई थी। गांव में लोग धीरे धीरे अपनी जमीनें और सामान बेचने लगे, लेकिन जब बात भूख से मरने की आई तो लोग जमींदार की हवेली के बाहर जमा हो गए। रघुवीर सिंह ने अपने अनाज के भंडार को खोल दिया और गांव वालों की मदद की। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। दूसरा मोड़ बेटे की लालचेक रात। जब ठाकुर साहब अपने हवेली के आंगन में बैठे थे तभी उनका बड़ा बेटा वीरेंद्र दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने आकर कहा, पिताजी, हमारे गोदाम में अनाज खत्म हो रहा है। अगर हम इसी तरह अनाज बांटते रहे तो हमें भी भूखों मरना पड़ेगा। ठाकुर साहब का दिल धक से रह गया। उन्होंने बेटे की बात सुनी और शांत स्वर में कहा, हमारे पास इतना अनाज है कि गांव वालों की मदद कर सकें। हम इसे रोक नहीं सकते। लेकिन वीरेंद्र की आंखों में लालच का हल्का सा आभास हुआ। वह बोला, पिताजी, हमें अपनी संपत्ति को भी बचाना है। अगर हम सब कुछ यूं ही बांट देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। रघुवीर सिंह को अपने बेटे की इस सोच से गहरा धक्का लगा। उन्होंने हमेशा सोचा था कि उनके बेटे उनके आदर्शों का पालन करेंगे, लेकिन वीरेंद्र की इस बात ने उनके विश्वास को हिला दिया। ठाकुराइन राधा देवी ने भी यह बात सुनी और वह भी चिंतित हो गईं। रघुवीर सिंह ने अपने बेटे की आंखों में देखा और कहा, बेटा, अगर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे गांव वाले भूख से मर गए तो हम अपनी दौलत के साथ भी चैन से नहीं रह पाएंगे। तीसरा मोड़ अज्ञात दुश्मन की साजिश। कुछ दिन बाद जब गांव के लोग अनाज लेने आए तो ठाकुर साहब ने देखा कि उनके गोदाम में बहुत कम अनाज बचा था। उन्हें ये समझ नहीं आया कि अनाज इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। उन्होंने अपने नौकरों से पूछा, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। तभी एक रात ठाकुर साहब को आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा कि कुछ अज्ञात लोग उनके गोदाम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ठाकुर साहब ने चुपचाप अपने बेटों को जगाया और उन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया। जब उन्होंने उन लोगों को पकड़ा तो पाया कि वे गांव के ही कुछ लोग थे जो बाहर से पैसे लेकर उनके अनाज की चोरी कर रहे थे। इन चोरों का सरगना कोई और नहीं बल्कि ठाकुर साहब के पुराने दुश्मन बृजमोहन का आदमी था। बृजमोहन ठाकुर साहब से पुरानी रंजिश के कारण बदला लेना चाहता था। ठाकुर साहब को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने गांव वालों के सामने उन चोरों को माफ कर दिया। उन्होंने कहा, हम सब एक ही गांव के लोग हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। चौथा मोड़
परिवार में दरार। इस घटना के बाद वीरेंद्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने उन चोरों को माफ कर दिया, लेकिन वे लोग हमारे दुश्मन हैं, हमें सख्ती दिखानी चाहिए थी। ठाकुर साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, कभी कभी सख्ती से ज्यादा जरूरी होता है लोगों के दिलों को जीतना। लेकिन वीरेंद्र को ये बात समझ नहीं आई। वह धीरे धीरे अपने पिता से दूर होने लगा और खुद को अपने ही तरीके से काम करने में व्यस्त कर लिया। इस बीच राजेंद्र, जो पढ़ाई में व्यस्त था, उसने अपने बड़े भाई की बदलती सोच को देखा और चिंतित हो गया। उसने ठाकुराइन राधा देवी से कहा, माँ, मुझे डर है कि वीरेंद्र भैया कहीं गलत राह पर न चले जाएं। राधा देवी ने यह बात ठाकुर साहब से कही, लेकिन ठाकुर साहब ने कहा, वीरेंद्र समझदार है, वह अपने रास्ते खुद चुन लेगा, हमें उसे वक्त देना चाहिए। 5वां मोड़, बेटे का विद्रोह। कुछ महीने बीते और गांव में हालात सामान्य होने लगे, लेकिन वीरेंद्र के मन में अब भी अपने पिता के निर्णयों को लेकर असंतोष था। उसने सोचा कि अब उसे अपने तरीके से काम करना चाहिए। एक दिन वीरेंद्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के कुछ गरीब किसानों से जबरन जमीन के कागजात हस्ताक्षर करवा लिए। ये बात जब ठाकुर साहब को पता चली तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने वीरेंद्र को बुलाकर कहा, बेटा, ये तुमने क्या किया? हम जमीन के मालिक हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी प्रजा के साथ अन्याय करें। वीरेंद्र ने नाराज होकर जवाब दिया, पिताजी, आपने अपनी दया और माफ करने की नीति से इस परिवार की ताकत कम कर दी है। अब मैं अपनी शर्तों पर जमींदारी चलाऊंगा। ये सुनकर ठाकुर साहब के दिल को गहरा आघात लगा। उन्होंने वीरेंद्र को सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने ये रास्ता चुना है तो तुम्हें इस घर से विदा होना पड़ेगा। हमारे परिवार में अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है। वीरेंद्र ने आवेश में आकर घर छोड़ दिया और बृजमोहन से मिलकर अपने पिता से बदला लेने की ठान ली। इस विद्रोह ने ठाकुर साहब के परिवार को तोड़ दिया और राधा देवी इस आघात से बीमार पड़ गईं। 6वां मोड़, अंततः सत्य की जीत। वीरेंद्र ने बृजमोहन के साथ मिलकर गांव के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और अपने पिता के खिलाफ कई साजिशें रचीं। लेकिन राजेंद्र ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। वह अपने पिता के साथ गांव वालों की मदद करता रहा और अपने भाई की हर साजिश को नाकाम करता गया। एक दिन वीरेंद्र और बृजमोहन ने ठाकुर साहब के खिलाफ बड़ी साजिश रची, लेकिन गांव वालों को इसका पता चल गया। गांव के लोग, जिन्हें ठाकुर साहब ने अकाल के समय बचाया था, एकजुट होकर वीरेंद्र और बृजमोहन के खिलाफ खड़े हो गए। बृजमोहन को गांव छोड़कर भागना पड़ा और वीरेंद्र को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने अपने पिता से माफी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठाकुर साहब ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन घर वापस नहीं बुलाया। रघुवीर सिंह ने अपने बेटे को सिखाया कि ताकत और संपत्ति का सही इस्तेमाल ही असली राजसी शान होती।